अगर आप यूपी टेट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज के इस सेशन को। रेड डेटा बुक का संबंध किससे है? प्रदूषण के स्तर से, लुप्तप्राय प्रजातियों से, जनसंख्या जनगणना से या जलवायु परिवर्तन से? तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। रेड डेटा बुक का संबंध किससे है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लुप्तप्राय प्रजातियों से। दोस्तों, रेड डेटा बुक में ऐसी प्रजातियों को रखा जाता है जो खत्म होने के कगार पे होती हैं। मैंने इसी चैनल पे आप लोगों के लिए ये पर्यावरण के 2 और प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है जाके देख सकते हैं। और अगर आपने उन दोनों वीडियोस को देखा होगा, दोनों क्लासेस देखी होंगी, पढ़ी होगी, तो आप समझ पा रहे होंगे कि बिल्कुल यूपी टेट के ऑथेंटिकेट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन उसमें रखे गए हैं। और इस सेशन में भी आपको बिल्कुल आपके जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि सेम यही प्रश्न आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं जो भी आपने प्रैक्टिस सेट में किए हैं। अभी से लेकर और एग्ज़ाम तक जितने भी प्रैक्टिस सेट कराएं आप उसको नियमित रूप से देखें। आपको डेफिनेटली सारे 30 के 30 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था तो मुझे भी सारे क्वेश्चन मिले थे जो भी प्रैक्टिस सेट मैंने किया था, और मेरे अच्छे मार्क्स भी हैं यूपी टेट में। तो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको मिल सकें आप डेफिनेटली उसको लगा के जाइए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में जैव विविधता संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए है 1965, ऑप्शन बी है 1973, ऑप्शन सी है 1982 या 1991। तो बताएंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1973 में। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से स्टार्ट हुआ था 1973 में टाइगर संरक्षण के लिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या क्या था? बताइएगा। आपने पढ़ा ही होगा चिपको आंदोलन। तो इसका उद्देश्य क्या था? जल संरक्षण, वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण या भूमि सुधार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन संरक्षण। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण क्या है? आपको पता ही है कि समताप मंडल में ओजोन परत है जो हमको यूवी रेज से बचाने का काम करता है, लेकिन उस ओजोन परत में छिद्र पाया गया है। साइंटिस्टों ने देखा कि उसमें एक छेद हो गया है, मतलब उसमें छिद्र हो गए हैं। तो इस छिद्र के होने का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन गैस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको आप सीएफसी भी कहते हैं, जो हमारे घरों में रखे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे रेफ्रिजरेटर और एसी वगैरह से निकलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल पहला आरक्षित क्षेत्र यानी कि टाइगर रिजर्व था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर का संबंध किसका राष्ट्रीय उद्यान से है। तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो आपको पता है कि वायुमंडल में कई सारी परतें होती हैं। तो सबसे नीचे की परत को आप क्या कहेंगे? ऑप्शन है समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या बहिर्मंडल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। सबसे नीचे वाली परत क्षोभ मंडल और सबसे ऊपर वाली परत को बहिर्मंडल कहते हैं। समताप मंडल में ही ओजोन परत होती है और इसमें ही एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर वगैरह चला करते हैं। मौसम संबंधी सारी घटनाएं यहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? वोल्ट, डेसिबल,
न्यूटन या वॉट। तो बताएंगे कि ध्वनि प्रदूषण आप किस में मापते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेसिबल में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जल का शुद्धतम प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, यानी कि किस फॉर्म में जो वाटर है आपका बिल्कुल प्योर होता है, नदी, झील, वर्षा या तालाब। तो कौन सा ऐसा स्रोत है जिसमें सबसे शुद्ध आपको पानी मिलता है, तो सही आंसर हो जाएगा वर्षा का। दोस्तों, जब बारिश होती है तो वो डिस्टिल्ड वाटर होता है जिसका जो pH वैल्यू है वो 7 होता है। लेकिन जब जैसे बारिश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो अगर वायुमंडल में इम्प्योरिटीज़ हैं तो उन इम्प्योरिटी के साथ मिलके वो बारिश का पानी भी उतना शुद्ध नहीं रह जाता है जितना शुद्ध वो वाकई में निकलता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या असम। तो साइलेंट वैली परियोजना का सीधा सीधा संबंध केरल से है। आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा कि साइलेंट वैली परियोजना केरल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा किससे संबंधित है, वैश्वीकरण, पर्यावरणीय एकता, आर्थिक विकास या औद्योगिकरण। करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय एकता। नेक्स्ट देखते हैं, जैव आवर्धन किससे संबंधित है। ऑप्शन है खाद्य श्रृंखला, जल चक्र, मृदा निर्माण या वाष्पीकरण। तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जैव आवर्धन का संबंध खाद्य श्रृंखला से होता है। अगला प्रश्न है, जलवायु और मौसम में मुख्य अंतर है, तापमान, समय अवधि, वर्षा या आर्द्रता। तो आपको पता होगा कि जलवायु और मौसम दोनों में अंतर क्यों होता है, समय के कारण ही होता है। अगर समय बदलता है तो उस हिसाब से जलवायु और मौसम दोनों ही चेंज होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समय अवधि। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है, वन संरक्षण, बांध निर्माण, जल प्रदूषण या खनन। तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध बांध निर्माण से है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है, कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। इसको आप दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, बाकी जब ख़त्म हो जाएंगे तो आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ई कचरा यानी कि ई वेस्ट किससे संबंधित है, जैविक अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, प्लास्टिक या धातु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, जल संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन, वन संरक्षण या जैव विविधता। तो आपको पता होना चाहिए कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध कार्बन उत्सर्जन से है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, सुनामी का मुख्य कारण क्या है, ज्वालामुखी, समुद्री भूकंप, चक्रवात या बाढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्री भूकंप। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा समुद्री भूकंप। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, जल चक्र में जल वाष्प का बादल बनना कहलाता है। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा या अवशोषण। तो जल चक्र में जल व वाष्प बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम संघनन कहते हैं। नंबर 20 है, वन महोत्सव किस माह में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है जून, ऑप्शन बी है जुलाई, ऑप्शन सी है अगस्त या ऑप्शन डी है सितंबर। तो इसका करेक्ट आंसर बताएंगे क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जुलाई। दोस्तों, वन महोत्सव हर साल जुलाई के पहले सप्ताह यानी कि 1 से 7वें दिन तक मनाया जाता है और यह भारत में एक वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव के रूप में मनाया जाता है और 1950 में के मुंशी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका जुलाई में मनाने का ये भी रीज़न है कि जुलाई में के दौरान मानसून होता है और जब आप पौधे अच्छे से लगा पाते हैं उस समय में पौधा जब आप लगा दोगे तो वो अच्छे से ग्रो होता है। यही रीज़न है कि वन महोत्सव हर साल जुलाई में पहले सप्ताह में यानी कि 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है हिमनदों का पिघलना, भूकंप,
ज्वालामुखी या मृदा अपरदन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमनदों का पिघलना। ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ेगी यानी कि हमारे वायुमंडल में जब तापमान की अधिकता होगी तो जो हिमनद हैं वो पिघलते हैं और पिघल के वो नदियों में आते हैं, नदियों का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सतत विकास की अवधारणा का अर्थ है अधिक उत्पादन, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति बिना भविष्य को नुकसान पहुंचाए, औद्योगिक विकास या जनसंख्या वृद्धि। तो देखिए, सतत विकास का मतलब यही है कि हम अपने वर्तमान में जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं उनको नुकसान पहुंचाए बिना भविष्य के लिए तैयार करें। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति बिना भविष्य को नुकसान पहुंचाए। क्वेश्चन नंबर 23 है, मृदा अपरदन का मुख्य कारण है वनों की कटाई, वर्षा, हवा या सभी? तो बिल्कुल ये सभी इसका रीज़न हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम वन काट देंगे तो पौधों की जड़ों से जो मिट्टी ऐसे पकड़ के रखी गई रहती है वो हटती जाएगी, यानी कि अगर जड़ ही नहीं होंगे तो मिट्टी कहाँ से संरक्षित होगी। अत्यधिक अगर वर्षा होगी तो भी मिट्टी को अपने साथ बहा के लेके जाएगी। हवा, अगर तेज़ी से हवा आएगी तो भी मिट्टी का ऊपरी सतह हवा के साथ उड़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही मृदा अपरदन का मुख्य कारण हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर, एक सींग वाला गैंडा, हाथी या बाघ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, जैविक खेती में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? बताएंगे, यानी कि जो ऑर्गेनिक आप फार्मिंग करते हैं उसमें किस चीज़ का प्रयोग नहीं होगा? गोबर खाद, कंपोस्ट, रासायनिक उर्वरक या हरी खाद? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रासायनिक उर्वरक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, वायु दाब मापने का यंत्र है। बताएंगे कि किससे हम वायु दाब मापते हैं? थर्मामीटर? बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। थर्मामीटर से हम आप टेम्परेचर मापते हैं। बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या एनीमोमीटर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम वायु दाब मापते हैं और एनीमोमीटर से आप गाड़ियों की स्पीड मापते हैं। हाइग्रोमीटर से आप वायु की आर्द्रता मापते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 27 है, जल संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय है। अब कैसे जल संरक्षित कर सकते हैं? वर्षा जल संचयन, नलकूप, बांध या नहर? तो आप इसका सही आंसर क्या दे सकते हैं बताइए? सही आंसर हो जाएगा वर्षा जल संचयन। कि वर्षा के जल का हम अत्यधिक उपयोग कैसे कर सकते हैं, यह सबसे प्रभावी तरीका है जल संचरण का। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधि पर्वतीय क्षेत्रों में अत्यधिक प्रभावी मानी जाती है? सिंचाई, टेरेस खेती, अधिक जुताई या रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग? तो आपने देखा होगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में टेरेस फार्मिंग की जाती है जिससे मृदा का जो अपरदन हो वो रुक जाए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है परीक्षा पास करना, जागरूकता और संवेदनशीलता, रोजगार या औद्योगिक विकास? करेक्ट आंसर हो जाएगा जागरूकता और संवेदनशीलता। दोस्तों, पर्यावरण के प्रति अगर व्यक्ति जागरूक नहीं होगा या संवेदनशील नहीं होगा तो वह पर्यावरण को बचाने का एक भी प्रयास नहीं करेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जैव विविधता का अर्थ है एक ही प्रजाति, विभिन्न प्रकार के जीवों की विविधता, केवल पौधे, केवल पशु? तो केवल तो नहीं होगा कहीं भी, एक ही प्रजाति भी नहीं होगी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के जीवों की विविधता। तो ये आज के इस सेशन के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने इससे पहले के जो 2 क्लासेस हैं एनवायरनमेंट के वो नहीं देखे हैं तो वो भी मैं चैट बॉक्स में पिन कर दूंगी, उसको भी जाके आप देख सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।